हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 001 का यूनिट 19 विच इज़ लुकाक्स, ग्राम्स्की एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों के कमेंट आए हुए हैं इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी कि मैम क्लासेस सही लग रही हैं और आपको सपोर्ट कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें सुपर थैंक्स कर सकते हो या फिर हमारी मेंबरशिप जो कि बहुत ही रीजनेबल है उसको आप ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जॉर्ज लुकाक्स। तो देखो, लुकाक्स का जन्म हुआ था हंगरी बुदापेस्ट में अप्रैल 13, 1885 में। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी से करी थी। उसके बाद इन्होंने बर्लिन और हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी से अपनी जो फर्दर इनकी क्वालिफिकेशन थी वो इन्होंने वहाँ से फिर अचीव करी। ठीक है, so George Lukács was born at Budapest, Hungary in 1885 April 13. After graduating from Budapest University, he studied at the universities of Berlin and Heidelberg. George Lukács was a Marxist philosopher known for his ideas about how society, economy and culture are connected. देखो, इन्होंने बताया है, लुकाक्स ने बताया है, जो कि एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे। तो इनके आइडियाज़ में हमें देखने को मिलता है कि कैसे सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर, ये सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, देखो शुरुआत में चीज़ें थोड़ी लगेंगी कि ये क्या है, अलग से टॉपिक है ना, बट जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे ना, इनकी आइडियोलॉजी समझते जाएंगे, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, चलो। पहला है रिजेक्शन ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। तो ये डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ द आइडिया दैट मटीरियल कंडीशंस लाइक द इकोनॉमी एंड सोशल स्ट्रक्चर डिटरमाइन हाउ सोसाइटी डेवलप। In simple terms, nothing stays the same forever. Things develop and transform over time. Change happens when different forces or ideas clashes, like rich versus poor. ठीक है, देखो, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग या मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म में क्या होता है कि ये ना हर चीज़ को, कि सोसाइटी सेम नहीं रहती, चीज़ें बदलती रहती हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, हर चीज़ को ये लोग इकोनॉमी से और सोशल स्ट्रक्चर से जोड़ के बताते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि जब क्लैश होता है ना रिच और पुअर के बीच में, तब जाके समाज के अंदर बदलाव आता है। अब लुकाक्स का व्यू थोड़ा सा इसको लेके अलग है। वो क्या कहते हैं, लुकाक्स थॉट दैट फोकस ऑन मटीरियल कंडीशंस कुड बी टू रिजिड। ये कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ मटीरियल कंडीशन के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो वो काफ़ी रिजिड हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपके माइंड में ना, आपको जो पूरा थॉट प्रोसेस होता है वो उसके आसपास पूरी बाउंड्री सेट कर देते हैं, जिसके आगे आपका माइंड फिर जाता ही नहीं है। तो ऐसे कह रहे हैं कि सिर्फ मटेरियल कंडीशन पे फोकस करना बहुत रिजिड हो जाएगा, है ना। He believed that human consciousness, how people think and understand the world, plays a bigger role in shaping society. ये कह रहे हैं कि एक सोसाइटी को, एक समाज को शेप करने के लिए, बनाने के लिए सिर्फ इकोनॉमी या मटेरियल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती है। जो मतलब लोगों की थिंकिंग है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, लोग कितना अवेयर हैं, कितना कॉन्शियस हैं, कैसे वो सोचते हैं, ठीक है, कैसे वो वर्ल्ड में एक्शंस लेते हैं, ये सारी चीज़ें सोसाइटी को एक शेप देती है, ना कि सिर्फ इकोनॉमी। ठीक है, Lukács rejected the idea that history is only determined by material forces. Instead, he argued that people's thought, actions, and their understanding of history also shape how society evolves. साथ ही ये रिजेक्ट करते हैं उस आइडिया को भी जिसमें सिर्फ मटेरियल फोर्सेस को ही बताया गया है। अगेन इनके जो थॉट्स हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये एक्शंस, लोगों के थिंकिंग, है ना, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे एक्शन ले रहे हैं वर्ल्ड में, है ना, चीज़ों के बारे में, ये सारी चीज़ें कि सोशल, सोसाइटी, कल्चर, कैसे सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, ये सब इनके थॉट प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के इन शॉर्ट आसान भाषा में क्या कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि ऑल्दो
ये एक मार्क्सियन फिलोसोफर ही है, बट स्टिल ये क्या कहते हैं कि हर चीज़ को सिर्फ इकोनॉमी के आसपास घुमाना सही नहीं रहता। अच्छा देखो, कार्ल मार्क्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, वो कैपिटलिज्म को अपोज करते थे, सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, रिच वर्सेस पुअर के बारे में बात करते थे, जिसमें कहते थे जो रिच है यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर हैं, जो ओन करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर्स को, और पुअर्स जो हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए, वर्कर्स को आवाज़ उठानी चाहिए और पूरा सिस्टम चेंज कर देना चाहिए। तो ये बस इतना कह रहे हैं कि सिर्फ इकोनॉमी के आसपास घूमना सही नहीं है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो अगला है डिनायल ऑफ लेनिन्स वेनगार्ड थीसिस। ठीक है, सो व्हाट इज लेनिन्स वेनगार्ड थीसिस? Lenin believed that a small disciplined group of revolutionaries, the Vanguard Party, was needed to lead the working class because workers alone might not develop revolutionary ideas on their own. देखो, जो लेनिन है, जो कि फिलोसोफर रहे हैं, थिंकर रहे हैं, उनका ये मानना था कि एक वैनगार्ड पार्टी जो कि रिवोल्यूशनरी होंगे, है ना, बहुत ही डिसिप्लिन ग्रुप होगा। बेसिकली ये कह रहे हैं कि कुछ एलीट लोग मिलके, जो एलीट क्लास के लोग हैं, वो मिलके गाइड करेंगे, है ना, किसको? वर्कर्स को, जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन बेहतर हो पाए। अब यहाँ पे भी लुकाक्स का जो व्यू है तो वो थोड़ा सा अलग है। लुकाक्स एग्रीड दैट लीडरशिप इज इम्पॉर्टेंट। देखो, लुकाक्स यहाँ पे कहते हैं कि भाई लीडरशिप ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, ठीक है, वो एग्री करते हैं, बट ही थॉट दैट वर्कर्स को डेवलप रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस थ्रू देयर ओन स्ट्रगल्स। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई एलीट ग्रुप उनको गाइड करे कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि जो वर्कर्स हैं वो आपस में अवेयर हो कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो थोड़ा कॉन्शियस हो, अपनी प्रॉब्लम्स को समझे, है ना, और वो खुद ही फिर स्ट्रगल, जो भी मतलब उनका स्ट्रगल चल रहा है, वो उससे फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। राइट, चलो, ये कुछ ऐसा हो गया कि जो कॉलीग्स होते हैं ना, उन्हें एक दूसरे की प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से पता होती है रादर जो भी ओनर होते हैं, है ना। चलो, ही बिलीव्ड रेवोल्यूशन शुड कम मोर नेचुरली फ्रॉम द वर्किंग क्लास, नॉट जस्ट फ्रॉम अ स्मॉल एलीट ग्रुप लीडिंग देम। कहने रेवोल्यूशन इससे नहीं आएगा कि एक एलीट क्लास है, कोई एलीट ग्रुप उनको लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, और लोग पीछे पीछे चल रहे हैं और रेवोल्यूशन आ जाएगा। नहीं, जो वर्कर्स हैं उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है, अगला है की डिफरेंस क्या है। लेनिन फोकस ऑन अ टॉप डाउन अप्रोच, लीडर्स गाइडिंग द मासेस, व्हाइल लुकाक्स लर्न towards a more bottom up development where workers play a bigger role in shaping the movement themselves. लेनिन यहाँ पे फोकस करते हैं टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर, यानी कि जो हम एलीट क्लास के लोग हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, और ऑब्वियसली वो थे, ठीक है, बड़े मतलब पढ़े लिखे थे, फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे। तो ये कह रहे हैं हम लोग गाइड करेंगे लोगों को, और वर्कर्स को राइट, जो भी उनको चाहिए वो राइट्स वगैरह मिल जाएंगे, रेवोल्यूशन आ जाएगा। लुकाक्स के व्यू थोड़ा अलग है, वो यहाँ पे मानते हैं कि बॉटम अप्रोच को हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो खुद अपने लिए आवाज़ उठाएं, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो अपने लिए आवाज़ खुद उठाएंगे, वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी सोल्यूशन के करीब पहुँचेंगे। ठीक है, चलो अगला है, इन शॉर्ट लुकाक्स थॉट दैट रेवोल्यूशन शुड कम फ्रॉम वर्कर्स becoming aware of their situation through struggles and not just by following leaders. इन शॉर्ट लुकाक्स का मानना है कि रेवोल्यूशन नेचुरली आएगा जब ये जो वर्कर्स हैं वो अवेयर होंगे कि भाई अगर हमारे साथ हमें हमसे मतलब 10 घंटे का काम लिया जा रहा है तो वो गलत है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कम वेजेस मिल रहे हैं, हमें अब्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो ये चीज़ें सही नहीं है, तो हमें खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, है ना। चलो अगला है जॉर्ज लुकाक्स ऑन रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेके इनका क्या कहना है, तो देखो यहाँ पे ये रिलेशन बताते हैं लुकाक्स हमें। सब्जेक्ट कौन है? हम ह्यूमंस, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम एक्शंस लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड में होने वाली चीज़ है जिनके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। सो लुकाक्स एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन थिंकिंग एंड एक्टिंग, एंड ऑब्जेक्ट कौन है? द थिंग बीइंग थॉट अबाउट और एक्टेड अपॉन। ठीक है, कैसे? अब देखो, मान लो कि रोड पे गड्ढा हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है कि इस वर्ल्ड में कुछ है जो हमें यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। सब्जेक्ट क्या है कि हम क्या सोच रहे हैं, या क्या हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, क्या हम उस गड्ढे को भर रहे हैं, भरवा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इसके बीच के रिलेशन को लुकाक्स कैसे समझाते हैं? फर्स्ट है, वो कहते हैं एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर चीज जुड़ी हुई है। ही बिलीव दैट पीपल मीन सब्जेक्ट्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम मीन्स ऑब्जेक्ट आर नॉट सेपरेट।
इंस्टेड दे इन्फ्लुएंस एंड शेप ईच अदर, है ना। ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेपरेट नहीं है, हम इस दुनिया से अलग कैसे हो सकते हैं, हम तो इसका हिस्सा हैं और हमसे ये दुनिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ों का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है, सारी चीज़ें एक दूसरे को शेप करती हैं, सब कुछ कनेक्टेड है। अगला कहते हैं अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्शंस। पीपल डोंट जस्ट ऑब्जर्व द वर्ल्ड, दे चेंज इट बाय एक्टिंग ऑन इट एंड इन टर्न द वर्ल्ड शेप्स हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव। जैसे आपने देखे होगी TVF एस्पिरेंट्स थी, आई थिंक वो UPSC से रिलेटेड एक एपिसोड्स थे या जो भी था, ठीक है। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हमेशा कंप्लेंट्स करता रहता था, है ना। उसके आंसर शीट्स में भी वो हमेशा कंप्लेंट्स प्रॉब्लम्स लिखता था, रोड पे गड्ढा है तो उसके लिए भी कंप्लेंट्स करता रहता था। लेकिन चीज़ें कब बदलनी शुरू हो गई, जब उसने पॉजिटिव नेचर रखा, यानी कि उस गड्ढे को उसने खुद से भरवाया या फिर कंप्लेंट करी, उन्होंने भरा, एक्शन लिया गया, है ना। ऐसे उसने अब प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्यूशंस भी लिखने शुरू कर दिए थे आंसर राइटिंग में। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लुकाक्स का यही मानना है कि लोगों को सिर्फ वर्ल्ड को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो हमें एक्शन लेना चाहिए और बदले में वो चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। अगला है क्लास कॉन्शियसनेस मैटर्स फॉर वर्कर्स। वर्कर्स कौन है, सब्जेक्ट। तो उनको ये जो ऑब्जेक्ट है, जो सोसाइटी है, वहाँ पे अपना रोल समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इन सोसाइटी हेल्प देम रियलाइज दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, दिस अवेयरनेस कैन पुश देम टू चेंज सोसाइटी। अगर आप वर्कर्स को बताओगे कि आपसे 10 घंटे काम कराया जाएगा और ये सही है, आपको कम वेजेस दिए जाएंगे और ये सही है, आप छोटे हो मतलब ऐसे ना नीचे हो, आप कम काम कर रहे हो तो फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, सही है। तो आपने एक तरीके से क्या किया, आपने उनके माइंड में ये चीज़ें सेट कर दी, ठीक है। तो अब वो कॉन्शियस नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो इन्हीं चीज़ों को मान लेंगे। तो जब वो अवेयर होंगे, जब वो कॉन्शियस होगी नहीं ये तो एक्सप्लॉइटेशन है, तो ही तो वो आवाज़ उठाएंगे और तो ही फिर बदलाव होगा, ठीक है। तो क्लास कॉन्शियसनेस मैटर करती है। अगला है क्रिटिसिज्म ऑफ पैसिव थिंकिंग। Lukács argued that people shouldn't just accept things the way they are. Instead, they should realize they have the power to change the situation through actions. और इस वाले पॉइंट के लिए भी परफेक्ट एग्जाम्पल वही है, वो TVF एक्सपीरियंस वाला, अगर आपने देखी है, ठीक है। नहीं भी देखी है तो नॉर्मल एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। कि गली में कहीं छोटा सा गड्ढा हो गया है, वहाँ पे लोग अगर गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे आप उसके लिए कंप्लेंट डाल सकते हो या खुद से भी भर सकते हो, लोगों की हेल्प ले सकते हो, रादर देन जस्ट सिर्फ आप उसको देखते रहो कि हाँ चीज़ें ऐसे हो रही हैं, आज कोई गिरा कल कोई गिरा, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लुकाक्स आर्ग्यू करते हैं कि लोगों को चीज़ें जैसी हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए, उनको बदलना चाहिए, उनको और बेहतर करना चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की पे। इनका जो है टाइम कितना रहा, 1897 से 1937 तक इनकी प्रेजेंस रही। Gramsci was born in a poor family in Sardinia, which was the poorest region of Italy. His father was arrested and in his absence the family lived in utter poverty, because of which Gramsci suffered physical deformity. देखो जो Gramsci हैं वो एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे इटली के पास, ठीक है। इनके फादर को फॉर सम रीज़न अरेस्ट कर लिया गया, जिनकी एब्सेंस में इनके परिवार ने उन्होंने बहुत भयंकर वाली गरीबी का सामना करा, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है खाना नहीं मिलेगा तो फिजिकल डिफॉर्मिटीज से सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ता है। एंटोनियो ग्राम्स्की वॉज एन इटालियन थिंकर एंड पॉलिटिशियन, वो एक इटालियन थिंकर और पॉलिटिशियन थे। ही बिलीव दैट आइडियाज एंड कल्चर आर पावरफुल टूल्स दैट हेल्प कंट्रोल सोसाइटी। जिनका मानना था कि जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो कल्चर है, वो बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को कंट्रोल करते हैं। हमारे कल्चर और आइडियाज़ तो कंट्रोल करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, अगर हम देखें दलित के साथ जो भी चीज़ें होती रही हैं वो क्यों होती रही हैं, क्योंकि हायरार्कल सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, जिसमें उनको सबसे नीचे रखा गया है। तो नीचे वाली चीज़ को प्लेस मतलब नीचे कब रखा जाता है बॉटम पे, जब वो कम यूज़फुल होती है ना, या फिर जब वो लेस प्रायोरिटी के अंदर आती है ना। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है। और मैं जो भी एग्जाम्पल्स देती हूँ उसमें मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, नहीं चाहती कोई ऑफेंड हुए, वो सिर्फ एग्जाम्पल है। और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप, क्योंकि एक स्टूडेंट है, तो आप इन एग्जाम्पल्स को हमारे समाज की रियलिटी समझ के एक्सेप्ट करें, ठीक है। और इससे बेहतर एग्जाम्पल है तो आप कमेंट में बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हेजिमनी, मीनिंग हाउ द रूलिंग क्लास शेप बिलीव टू स्टे इन पावर। ये हेजिमनी का कंसेप्ट लेके आए, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो रूलिंग क्लास होती है वो पावर में रहने के लिए कुछ भी करती है, कुछ भी इन द सेंस वो लोगों के माइंड के साथ खेलती है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज खेलती है,
ठीक है। ही स्पेंट ईयर्स इन प्रिजन राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज। चलो अब आता है नोशन ऑफ हेजिमनी, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि कैसे जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करके बिलीव्स वगैरह से, ठीक है, कल्चर से कैसे पावर में रहते हैं। So Antonio Gramsci's idea of hegemony explains how powerful groups maintain control over society, not just force but by shaping people's belief and culture. हमेशा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते रूलर्स पावर में रहने के लिए, वो दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। He argued that the ruling class maintain its domination in diverse way. बहुत सारे तरीकों से अपने डोमिनेशन बना के रखते हैं वो, including the use of force, use of its own economic power and the consent of the ruled. वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों के माइंड, लोगों को कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियसनेस लोगों की छीन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कंसेंट भी ले लेते हैं, करवा लेते हैं, ठीक है। विनिंग कंसेंट क्या होता है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग वायलेंस और फोर्स, बिना हिंसा का, बिना बल का, वायलेंस फोर्स का इस्तेमाल करे, दे गेट पीपल टू एग्री टू द सिस्टम, वो लोगों से हामी भरवा लेते हैं सिस्टम के लिए, इवन इफ इट्स अनफेयर, भले वो अनफेयर क्यों ना हो। इसका एग्जाम्पल कि अगर कोई टीचर, आप देखो, आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं रहा कि जो टीचर है अगर वो स्टूडेंट को मारेगा तो बदले में स्टूडेंट कुछ नहीं करेगा, या फिर उसके पेरेंट्स कुछ नहीं करेंगे, या फिर हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर देखो अगर कोई है बहुत स्ट्रांग है और बहुत है ना, मतलब कि अरे सर कैसे मार दिया आपने, इतनी हिम्मत है ना, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, वहाँ पे तो टीचर की पावर कम हो जाएगी। लेकिन अगर उस टीचर के ऊपर उस बच्चे को इतना भरोसा है कि अगर ये टीचर आज मुझे 4 चांटे मार भी रहा है तो वो कल को मेरे लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या है, विनिंग कंसेंट वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि यहाँ पे उस बच्चे को भले ही वो चांटे आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उसी टीचर से पढ़ेगा क्योंकि उस टीचर ने एक ट्रस्ट बना दिया उस बच्चे के अंदर, राइट। अगला है कल्चर इज की। School, media, religion, art are tools used to spread these ideas and keep people loyal to the system. तो आजकल क्या होता है कि स्कूल्स में, अच्छा एक बात बताओ, आप स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पे चलो पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है ये बहुत अच्छी है, तो आपने कहा चलो अच्छी होगी। आप न्यूज़ देख रहे हो या फ़ोन चला रहे हो, कहीं भी मीडिया के थ्रू आपको पता चलता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी, आप कहोगे हाँ अच्छी तो है। फिर वहीं आप रिलीजन, यानी आप फेस्टिवल्स वगैरह में मिल रहे हो, रिलीजियस गैदरिंग्स में मिल रहे हो, वहाँ पे भी, फिर आप कहीं आर्ट के लिए जा रहे हो, वहाँ पे भी, हर जगह जब आपको दिखाया जाएगा तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी, हाँ ये तो अच्छा ही है ना। तो ये लोग ऐसे रखते हैं जिससे कि लोग इनके प्रति फिर लॉयल रहते हैं, क्योंकि विश्वास बना लेते हैं ना। अगला है रेजिस्टेंस इज पॉसिबल। चेंज हैपन व्हेन पीपल बिकम अवेयर ऑफ दिस कंट्रोल एंड क्रिएट न्यू आइडियाज टू चेंज इट। अभी कह रहे हैं रेजिस्टेंस पॉसिबल है, बदलाव आ सकता है अगर लोग इन चीज़ों को लेके अवेयर हो जाएं, लोग कॉन्शियस हो जाएं, ठीक है। इन शॉर्ट, हेजिमनी मीन्स कंट्रोलिंग सोसाइटी बाय शेपिंग माइंड, नॉट जस्ट लॉज और आर्मीज। हेजिमनी का मतलब क्या होता है? सिर्फ लॉज, आर्मी, वायलेंस, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, लोगों के माइंड के साथ कह दो खेलना, आसान भाषा में यही होता है, ठीक है। अगला और आखिरी है, व्हाट इज फ्रैंकफर्ट स्कूल। ठीक है, सुनने में ही नाम ऐसा लग रहा है, चलो। The Frankfurt School refers to a group of philosophers who were together at the Frankfurt Institute for Social Research during the 1920s and 30s. Prominent members of the school were Marx and Adorno, Pollock, Erich Neumann, and Herbert Marcuse. All of them, one way or the other, contribute to the Marxist theory, but there were differences among them on many issues. Their view also came to be called as critical theory. अब देखो, फ्रैंकफर्ट स्कूल का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, जैसे अडोर्नो, पोलॉक, एरिक न्यूमैन, हर्बर्ट और मैक्स। तो इन सब ने ना अपने व्यूज़ रखे थे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन दे रहे थे अपना मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर, बहुत सारे इश्यूज़ पे, डाइवर्स इश्यूज़ पे डिफरेंट व्यूज़ थे इनके, जिसके लिए इन्होंने अपने मतलब व्यू दिए। तो फ्रैंकफर्ट एक इन लोगों का ग्रुप था, ठीक है, जिसको क्रिटिकल थ्योरी बोलते हैं। क्रिटिकल थ्योरी किसको बोलते हैं? इनके व्यूज़ को बोलते हैं। थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। बेसिकली द फ्रैंकफर्ट स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ थिंकर एंड थ्योरिस्ट हु डेवलप आइडियाज अबाउट सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, फोकसिंग ऑन हाउ पावर, कैपिटलिज्म एंड मीडिया शेप पीपल्स लाइफ। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो एक थिंकर्स का ग्रुप था, जो अभी हमने ऊपर नाम पढ़े हैं, ये जो थ्योरिस्ट थे, इनका जो ग्रुप था उसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल।
इन लोगों ने अपने व्यूज दिए हैं कि कैसे सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स ये सब किसके हिसाब से चलते हैं, जिसके पास पावर हो, ठीक है, मीडिया, कैपिटलिज्म। सो इन सारी चीज़ों का एक रूलर इस्तेमाल करता है, किस चीज़ के लिए, सोसाइटी, कल्चर और पॉलिटिक्स को शेप करने के लिए, है ना। कैसे, पहला है क्रिटिक ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। Like Lukács and Gramsci, they also question the Marxian doctrine of historical materialism, which try to explain all stages in historical development in economic terms. जिसमें पहला तो ये क्रिटिक करते हैं ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को, और ये ग्राम्स्की और लुकाक्स की तरह सेम चीज़ बोलते हैं कि क्यों सारी चीज़ें इकोनॉमिक टर्म्स के आसपास घूमती रहती हैं। सिर्फ इकोनॉमी के बेस पे तो डेवलपमेंट होता नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोसाइटी है, कल्चर है, आइडिया है, बिलीव्स हैं, ठीक है। अगला है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी क्या है? They developed critical theory which critiques society and culture, aiming to expose oppression and promote change. Critical theory में क्या करते हैं, ये सोसाइटी को, कल्चर को, इन सबको क्रिटिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका एम है एक ऐसी सोसाइटी, कैसा समाज बनाने का जहाँ पे बदलाव आएगा, है ना, विच प्रमोट्स चेंज, ऑपरेशन खत्म होगा। अगला है फोकस ऑन पावर। They analyze how capitalism, consumerism and mass media create inequalities and control people's thought and actions. ये कह रहे हैं कैसे जो कैपिटलिज्म है, कंज्यूमरिज्म है और मास मीडिया है वो इनइक्वालिटी पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लोगों के थॉट और एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? देखो फिर से एक एग्जांपल देती हूँ। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अगर मान लो किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, तो जब बात आती है अगर वो लड़की किसी अदर कास्ट से है, कभी ऐसा सुना है कि पंजाबी लड़की के साथ कुछ हो गया, ब्राह्मण लड़की के साथ हो गया, है ना, ऐसे नहीं होता ना। लेकिन हाँ, दलित लड़की के साथ हो गया ज़रूर बोलते हैं, या फिर कोई अदर रिलीजन की क्रिश्चियन लड़की के साथ, मुस्लिम लड़की के साथ। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में एक डिफरेंस लाना चाहते हैं। ये सभी पॉलिटिकल चीज़ें ही होती हैं, लोगों के बीच में डिफरेंसेस, इनइक्वालिटीज़ लाना, समाज को बांटने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या होता है, ये लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज कर देती है ना, लोगों के एक्शंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगला है इंटरडिसिप्लिनरी। दे कंबाइन आइडिया फ्रॉम मार्क्स, क्या अभी हमने पढ़ा था, डाइवर्स व्यूज़ दिए थे इन्होंने, तो मार्क्सिज्म, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हर तरीके के इन्होंने आइडियाज़ को यहाँ पे कंबाइन करके हमें बेस्ट ऑफ द आइडियाज़ दिए हैं। अगला है मास कल्चर। दे आर्ग्यूड दैट पॉपुलर कल्चर, TV, movies, ads often distracts people and support the status quo instead of encouraging critical thinking. मास कल्चर में बताते हैं कि कैसे टीवी, मूवीज, एड ये सब डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अभी आप लोग की वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे सिर्फ थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और बोलते हैं चलो काम चल जाएगा। बट मैं हमेशा बोलती हूँ आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, या तो देखो मत या तो पूरी देखो, ठीक है। बट मेरी नहीं, किसी की भी वीडियो देखो, ठीक है। तो अब क्या है, अब आप ये वीडियो देख रहे हो, नीचे सजेशन में आपको कोई ऐसे बहुत ही सेंसेशनल कोई एकदम दिख जाएगा कि अरे इतनी बड़ी क्या चीज़ हो गई, भले ही उसमें कुछ ना हो और वो आपके किसी काम की भी नहीं है, लेकिन क्या होगा, आपका माइंड कहेगा कि अच्छा ये तो बाद में देख लूँगा, वो देख लेता हूँ। फिर आप 1 देखोगे, 2 देखोगे, 3, ऐसे कर करके क्या होगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और जो मेन आपका जो वीडियो है जिसके आप देख रहे हो, इससे आप भटक जाओगे, ठीक है। अगला है गोल, और ये लास्ट है। द एम वॉज टू इंस्पायर पीपल टू क्वेश्चन एंड चेंज अनजस्ट सिस्टम, प्रमोटिंग फ्रीडम, इक्वालिटी। कुल मिला के फ्रैंकफर्ट स्कूल का गोल सिर्फ इतना सा, लोगों को इंस्पायर करें कि भाई क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस करो, समाज के अंदर बदलाव लाओ, फ्रीडम इक्वालिटी को प्रमोट करो, है ना। इन शॉर्ट, द फ्रैंकफर्ट स्कूल स्टडीड हाउ मॉडर्न सोसाइटी वर्क्स एंड हाउ इट कुड बी इम्प्रूव टू बी फेयर एंड मोर एम्पावरिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी है, आपको अच्छी लगी है, आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और अब आप शेयर भी करने वाले हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडी योर टेक।